हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 द राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप के बारे में देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हमको इसमें देखना है कि जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ ये 14-15 सेंचुरीज में ही यूरोप में स्टार्ट होना चालू हो गया था। अगर हम अपनी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारी कंट्री में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है। तो इसलिए हमको यूरोप के बारे में सबसे पहले देखना है। तो यूरोप में पहले क्या कल्चर हुआ करता था और उसके बाद जो है वो कल्चर में चेंजेस कैसे आए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ट्रेड रिलेशंस जो है यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के साथ में कैसे एस्टैब्लिश हुए, ये चीज़ों के बारे में हमको देखना है। और भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में यूरोप कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है यूरोप। ठीक है, तो ये आपको इंडिया दिख रहा है। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में ये यूरोप है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो इसमें आप मतलब अब में काफ़ी सारी जो कंट्रीज है, जैसे यूके हो गया, पोर्टुगल हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, टर्की हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया। और भी यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिसके नाम जो है आप हमेशा सुनते आते हैं। तो इसमें ये यूरोप का मैप हो गया। उसके बाद हम वहाँ पे हम वर्ल्ड मैप में यूरोप को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इंडिया है और ये है यूरोपियन कंट्रीज। तो ये यहाँ पे देखिए ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें बहुत सारे देश है। अब हम यूरोप का जो मैप है उसको और अच्छे से बड़े तरीके से देख लेते हैं। तो ये है यूरोप का मैप। तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, ये फ्रांस हो गया आपका, स्विट्जरलैंड हो गया, ये इटली है। ठीक है, ये एशिया है। यहाँ से पैसेज मतलब यहाँ से लैंड रूट भी हुआ करता था और सी रूट भी हुआ करता था। तो ये बे ऑफ बिस्के, ठीक है, आगे आप हमको चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। तो बे ऑफ बिस्के, ये जो फ्रांस है इसी को बे ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है, बिस्के को। तो ये यूनाइटेड किंगडम है जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे। ये लंदन है, ये नीदरलैंड है, एम्स्टरडेम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीज, सिटीज यूरोप में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बारे में मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर देश है, ये सबने सुना है। बहुत सारी सिटीज है यहाँ पे। ठीक, सॉरी, सिटीज भी है, कंट्रीज भी है, दोनों चीजें हैं। तो ये है यूरोप का मैप। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे बुक में भी दिया हुआ है, बट ये कलरफुल मैप देख लेंगे तो हमको भी थोड़ा सा मतलब आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे चिल्ड्रन, हिस्ट्री इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑफ सक्सेशन एंड ऑकरेंस। तो हिस्ट्री क्या है, हम दो क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था और क्लास 7 में भी पढ़ा था। तो हिस्ट्री क्या है, एक लगातार एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन के जो एक्शंस है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो क्या है, चेंज होते जा रहा है। एक सीरीज, एक सक्सेशन है ना, एक सीरीज के साथ में है ना, और घटनाक्रम के साथ में जो ह्यूमन के जो एक्शंस हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू नॉलेज, intellect and learning, study, etc. World history has been divided into 3 ages. तो जो हिस्ट्री है ना, जो ह्यूमन की नॉलेज है ना, जैसे जैसे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता गया, वो पढ़ने लिखने लग गया, धीरे धीरे उसकी लर्निंग बढ़ती गई। ठीक है, वो चीज़ों को स्टडी करने लग गया। ठीक है, तो इसके बेसिस में वर्ल्ड हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 एजेस में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये क्या है, दीज आर 3: एंशिएंट एज, मेडिवल एज और मॉडर्न एज। तो एंशिएंट एज के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा, जहाँ पे हमने अर्ली मैंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि कैसे जो है वो सभ्य होते गया, विलेजेस बने, जनपदास बने, महाजनपदास बने, किंग्स, क्वीन, बहुत सारी चीजें हमने क्लास 6 में देखी। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा मेडिवल एज, जो हमने क्लास 7 में देखा। तो वहां पे हमने क्या देखा, राजा महाराजाओं के बारे में। ठीक है, बुक्स लिखने स्टार्ट हो गई, लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बहुत सारी चीजें हमने क्लास 7 में देखा, उसे हम मेडिवल एज कहते हैं। और मॉडर्न एज जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो एक एज है जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। मतलब जो है बुक्स जो है अब प्रिंटेड फॉर्म में आ गई, इंडस्ट्रीज स्टार्ट होने लग गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको मॉडर्न एज में आती है। अगर हम इंडिया के मॉडर्न एज के बारे में बात करें
तो मॉडर्न एज वो पीरियड है जहाँ पे ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए और वहाँ पे उन्होंने राज किया हमारे कंट्री को, फिर बाद में इंडिपेंडेंस मिली। कि हमारा जो है मॉडर्न एज है और अभी भी मॉडर्न एज ही चल रहा है। तो दिस डिविजन इंक्लूड्स द डेफिनेट एंड सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ मॉडर्न एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो डिविजन है ना, इसमें एक डेफिनेट और सर्टेन ड्यूरेशन है जिसमें कि पूरी राजनीतिक चेंजेस जो है और सामाजिक चेंजेस जो है, इकोनॉमिक चेंजेस जो है, और जो इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और धर्म से रिलेटेड चेंजेस जो है, और हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो चेंजेस है, ठीक है। और इसके साथ साथ मॉडर्न एक्टिविटीज भी होती रही डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। मॉडर्न एक्टिविटीज का मतलब नई नई खोज, नए नए आविष्कार, नए नए इन्वेंशंस के बारे में। The children modern age include those fresh opinions, activities and actions which has provided human beings with different dimensions of ancient and medieval period with social values। तो ये जो मॉडर्न एज है ये क्या इंक्लूड करता है? फ्रेश ओपिनियंस, मतलब लोगों का जो ओपिनियन है ना, उनके सुझाव, फ्रेश ओपिनियंस, ठीक है। और एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज क्या थी, एक्शंस क्या थे, जिससे ह्यूमन बींग्स जो है वो एंशिएंट और मेडिवल पीरियड से बाहर निकल गया कुछ अलग सोशल वैल्यूज के साथ में। तो हमको देखना है मॉडर्न एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला है रीजनिंग और रैशनलिज्म, ठीक है। रीजनिंग मतलब किसी भी चीज का एक रीजन, एक मतलब होना चाहिए, ठीक है। रैशनलिज्म मतलब हम नाप तोल के काम कर रहे हैं। तो इन दिस एरा एन इंडिविजुअल यूज टू बिलीव एनी फैक्ट ओनली व्हेन ही यूज टू गेट अप्रोप्रिएट रीजन और आर्ग्यूमेंट फॉर दैट फैक्ट। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन यूरोप। तो ये जो एरा है, ठीक है, ये जो मॉडर्न एरा है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी इंडिविजुअल है, उन्हीं चीज़ों में बिलीव करता था, उसी फैक्ट में बिलीव करता था जिसका उसको अप्रोप्रिएट रीजन मिलता था या फिर आर्ग्यूमेंट मिलता था, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका कोई क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मतलब एक अच्छा सा एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। उसका एक कुछ मतलब होना चाहिए या उसमें कोई तर्क होना चाहिए अगर कोई काम हो रहा है तो ये इस चीज़ से क्या डेवलप हुआ, साइंस डेवलप हुआ यूरोप में। तो नेक्स्ट था ह्यूमनिज्म, ठीक है, मतलब मानवता की भावना। तो इन दिस एरा इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक कंफर्ट। तो ये जो एरा है इसमें जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उसकी समृद्धि पे विचार किया गया कि ह्यूमंस को बढ़ावा देना है, ना कि उनको स्लेव्स बना के रखना है, ना कि उनको नीचा दिखाना है। और उनके जो मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट है, मतलब अगर हम रह रहे हैं, कहीं घर में रह रहे हैं, ठीक है, किसी के पास घर है तो वहां पे सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीजों पे ध्यान दिया जाने लगा। इट इज नोन दैट मैन हैज अनकाउंटेड एबिलिटी इन डेवलपिंग एंड मेकिंग अ डेवलप्ड सोसाइटी। और ये मतलब आप समझ सकते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है ना, उसने मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए मतलब असंख्य एबिलिटी जो है अपने अंदर लाई होगी, तब वो एक डेवलप सोसाइटी में रहने लायक हुआ है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट जो है, नई रिसर्चर्स होने लगी, ठीक है, नए नए मतलब आविष्कार होने लगे, नई नई खोज होने लगी। तो मॉडर्न एज गेव बर्थ टू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज। तो मॉडर्न एज जैसे कि मैं बताते आ रही हूँ, तो ये जो एज था इसमें नई नई क्या है, डिस्कवरीज होती गई। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज मतलब नए नए जगहों की खोज होती गई, नए नए लैंड और सी रूट्स डिस्कवर होते गए, ठीक। उसके बाद डेवलपमेंट, साइंस में भी काफी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो विज्ञान है उसमें डेवलपमेंट हुआ। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई और नए पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज भी डेवलप होने लग गए। रेदर देन जो पहले जो आइडियाज हुआ करते थे, जो पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज हुआ करते थे जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ किंग रूल किया करता था, अब वो आइडिया हट के जो है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होने लगा। आगे देखेंगे हम इस सब चैप्टर में। इट इज टू बी केप्ट इन माइंड दैट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज चेंजेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये हमको दिमाग में रख के चलना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज है वहाँ पे ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस की जो बात कर रहे हैं हम, जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हो गया, डेवलपमेंट, साइंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस जो है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से हुए हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दिया गया है
है इन यूरोप मॉडर्न एज स्टार्टेड बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरी, वेयर इज इन इंडिया मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। तो जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि यूरोप में जो मॉडर्न एज है वो 15 और 16 सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, मतलब कि 3 centuries लेट। तो इट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियड डिड नॉट स्टार्ट एट सेम टाइम इन द होल वर्ल्ड। और इसका मतलब ये है कि जो एवोल्यूशन है ना, कि मॉडर्न पीरियड का जो स्टार्ट है वो हर जगह एक ही टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ है। टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड इट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते आए हैं कि हिस्ट्री जानने के लिए हमको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी होता है। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सोर्सेस, अब पहले के जो सोर्सेस क्या हुआ करते थे हिस्ट्री की, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हुआ करते थे, रिटन बुक्स हुआ करती थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हुआ करती थी, ये सब थे। ठीक है, तो अभी जो मॉडर्न सोर्स क्या है, मॉडर्न सोर्स के प्रोडक्ट्स आर नॉट इन प्लेंटी बट टू गेट देम इट्स इजी। तो ये बहुत सारे नहीं है, लेकिन उनको मिलना बहुत ही इजी है। इन मॉडर्न पीरियड डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स आर प्रिजर्व सेफली बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो अब जो मॉडर्न पीरियड है इस समय जो है, अभी भी आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स और पेपर है उसको जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उस ऑफिसर्स है उसमें केयरफुली क्या है, प्रिजर्व करके रखा गया है। प्रिजर्व मतलब उसको अच्छे से संरक्षित करके रखा गया है। अभी के टाइम में क्या है, जैसे कि अब अभी की हम लेटेस्ट टाइम की बात करें तो अब जो है पेपर वर्क जो है वो काफी कम हो गया है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, डेटा भी जो है कहीं पे भी आप फाइल्स में जो जो पेपर वाले फाइल्स है उसमें स्टोर करके नहीं रखा जाता। अब जो है जो कंप्यूटर्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, और इवन जो इंटरनेट है जिसे क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है, वहां पे अब स्टोर करके रखा जा रहा है। तो इन दिस एज बुक्स आर नॉट ओनली प्रिंटेड और रिटन बट सम बुक्स आर रीप्रिंटेड। और ये जो एज था इसमें बुक्स की क्या है, सिर्फ प्रिंटेड और रिटन ही नहीं थी, कुछ बुक्स को क्या है रीप्रिंट, मतलब उनकी बहुत सारी कॉपीज अवेलेबल हुआ करती थी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर, और अलग अलग टाइप्स के लिटरेचर भी हुआ करते होने आ गए। तो जिसमें नॉवेल्स हो गया, ठीक है, नॉवेल्स में से इसमें बहुत ही लंबे चौड़े कहानी किससे लिखे जाते हैं, नॉवेल्स कहा जाता है। बायोग्राफीज हो गई, ट्रैवल लॉग हो गया। बायोग्राफीज मतलब आत्मकथा, जिसे कोई अपना अपना ही जो लिखता है उसको बायोग्राफी, और बायोग्राफी मतलब किसी की आत्मकथा, और ऑटोबायोग्राफी मतलब जिसे खुद किसी इंसान ने अपने बारे में लिखा है। ट्रैवल लॉग मतलब जो यहाँ पे जो घूमने के लिए आते हैं या फिर यहाँ पे चीज़ों के रिसर्च करने के लिए आते हैं, वो ट्रैवल में जो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया उसे लिखते हैं, उसको ट्रैवल लॉग कहा जाता है। अलॉन्ग विद डेली न्यूज़पेपर्स आर इम्पोर्टेंट मीन्स फॉर नोइंग मोर अबाउट हिस्ट्री। और अब जो है मॉडर्न एज में डेली न्यूज़पेपर्स भी प्रिंट होने लग गए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था हिस्ट्री को जानने के लिए। एंड ऑल्सो देयर आर सम पीपल हु आर विथ अस एक्सपीरियंस द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस और टेकन पार्ट इन द रेवोल्यूशन। और हमारे पास लोग भी हैं, ठीक है, जो अभी भी जिंदा हैं, जो हमको बता सकते हैं कि स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, और ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो क्रांति है, ये जो चेंजेस है वो कैसे आए। दस दे गिव अस मोर वर्बल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। तो इनसे जो है, जो लोगों को पता है, उनसे हम वर्बल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों देखा चीज है, तो उनसे हम वर्बल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर एज फॉलोज। तो हिस्ट्री जो है मॉडर्न एज की, उसको कैसे डिवाइड किया गया है और उसके सोर्सेस भी। तो क्या क्या है, रिटन हिस्ट्री है, वर्बल हिस्ट्री है, मॉडर्न कम्युनिकेशन है, और मॉडर्न आर्किटेक्चर है। तो रिटन हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, डिफरेंट लिटरेरी कॉम्पोजिशन, बायोग्राफिक, मेमोरीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा आ गया आपके रिटन हिस्ट्री में। अब इसमें और क्या हो गया, डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, डेली, वीकली, मंथली और फॉर्टनाइटली जर्नल्स और मैगजीन्स आ गए इसमें। और रिलीजियस लिटरेचर बाय डिफरेंट रिलीजियस स्ट्रीम्स, थिंकर्स और रिलीजियन इंस्टीट्यूशनल पब्लिशर्स। तो ये तीन चीजें अलग अलग तरीके की रिटन हिस्ट्री में आ गई। और उसके बाद वर्बल हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, एक्सपीरियंस बाय पीपल, फॉक स्टोरीज, आई विटनेस एक्सेट्रा। तो ये जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया
या उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा है उन चीज़ों को, तो वो हमको हमको उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। आई विटनेस मतलब जो वहाँ पे उन घटनाओं को देखा है। मॉडर्न कम्युनिकेशन में आपका आ गया रेडियो, टीवी, फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इंटरनेट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मॉडर्न आर्किटेक्चर में आपका आ गया टाउन प्लान और प्लान ऑफ न्यू दिल्ली, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्रिंस ऑफ वेल्स, म्यूजियम ऑफ मुंबई, महंत घासीदास म्यूजियम इन छत्तीसगढ़ एट रायपुर एक्सेट्रा। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर से भी हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। एंड ऑल्सो अवर यूजफुल थिंग्स एंड अप्लायंसेस यूज्ड बाय अस इन आवर डे टू डे लाइफ आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ों को, और जो अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं, मतलब जो जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री की। तो जैसे कि अभी जैसे कि अगर हम इंटरनेट के बारे में देखें, तो इंटरनेट जो स्टार्ट हुआ था वो 1995 है ना, बहुत ही पुराने समय पे 90s की बात है जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। तो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, उसकी एक अलग स्टोरी है, उसकी अलग एक हिस्ट्री है। और अगर हम अभी हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, फिर उसके बाद जो धीरे 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 डेवलप हो गया, कंप्यूटर इतना श्रिंक हो गया है, लैपटॉप लैपटॉप ठीक है, लैपटॉप के बाद हम नोटबुक कंप्यूटर्स आ गए हैं, लोग नोट है ना, उसके मतलब है ना, टैबलेट्स आ गए हैं, मोबाइल में आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये क्या एक ही बार में हो गया? नहीं, इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो ये इसकी सारी चीज़ें किस में आती हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन ये सब चीज़ें अभी हमको नहीं पढ़ना है, हमको बहुत मतलब जो हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंस वाली जो हिस्ट्री है, उसको हमको क्लास 8 में पढ़ना है। तो अब हम देख लेते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड क्या था इसका? तो एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी लाइफ ऑफ यूरोपियन सोसाइटी हैज इम्पैक्ट ऑफ प्रीस्ट एंड नाइट्स। तो 15th सेंचुरी के एंड तक जो यूरोपियन सोसाइटी है उसमें किनका प्रभाव हुआ करता था? जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियन है ना, जो चर्चेस में पुजारी हैं, और जो नाइट्स मतलब जो किंग्स वगैरह हैं उनका। बट द किंग वॉज नॉट पावरफुल, ठीक है, सॉरी, नाइट्स जो है वहाँ पे जो लड़ाई वगैरह लड़ते हैं ना, जो वॉरियर्स जिसे कहा जाता है उनका। बट किंग वॉज नॉट पावरफुल, जो किंग का ज्यादा रोल नहीं हुआ करता था। पीपल वेयर अनहैप्पी ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स। और लोग क्या है, बहुत ही दुखी थे उस समय। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ही शोषण किया जाता था, और जो रिलीजियस लीडर है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुप्रीम मानते थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, सबसे उच्च मानते थे जो रिलीजियस लीडर्स है वो। तो पॉप वॉज कंसिडर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, सो ग्रेट इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू हेवन एंड गॉड। तो जो पॉप हुआ करते थे, पॉप मतलब जो रिलीजियस लीडर के लीडर हुआ करते, जो एक रिलीजियस ग्रुप है उसका लीडर, उसको पॉप कहा जाता है। तो जो पॉप है उसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था, मतलब वो उसको भगवान ने भेजा है हमारे लिए, ये माना जाता था। और इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता था? हेवन, स्वर्ग को और गॉड को। इन यूरोप in the mid of 14th century the blame was given to this structure। और यूरोप में मिडिल 14th सेंचुरी में ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें पॉप को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, उसको ब्लेम किया जा रहा था कि लोग वहाँ पे नाखुश हैं, यूरोप में प्रगति नहीं हो रही, इसके लिए। Therefore attention was given to the misery of people at present। और इसलिए जो है अब लोगों ने अटेंशन देना चालू किया जो लोगों का जो दुख है उसके लिए। तो एट दैट टाइम renowned thinkers started logical discussion and educated people about intellectualism। तो उस समय जो है जो renowned thinkers है, renowned thinkers मतलब जो प्रमुख जो thinkers मतलब जो सोचने वाले, जो चाहते थे कि समाज में अच्छी चीजें हों, ठीक है, तो उन्होंने लॉजिकल डिस्कशंस करना चालू किया कि भाई ये चीजें सही है कि नहीं, इसका कोई लॉजिक होता है कि नहीं, तो ये चीजें। और जो एजुकेटेड पीपल है वो इंटेलेक्चुअलिज्म के बारे में, ठीक है, मतलब बौद्धिकता, ये एक थ्योरी होती है जिसमें ये बोला जाता है इंटेलेक्चुअलिज्म में कि एक ही नॉलेज जो है ना, वो ही सब चीज है ना, वो एक प्योर रीजन है, बिना रीजन के कोई काम हमको नहीं करना है। तो दे एजुकेटेड पीपल सेइंग दैट लुक एट द वर्ल्ड विथ ओपन आईज, फॉलो दैट विच इज एक्सेप्टेबल टू द माइंड। तो ये जो एजुकेटेड पीपल है ये लोगों को समझाने लगे कि भाई दुनिया को देखो, है ना, खुली आंखों से देखो, है ना, ये जो रिलीजियस लीडर्स बोल रहे हैं वैसे ही हमको मान के चलना है, ऐसा नहीं करना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर सकता है, उन चीजों के बारे में
सोचिए। तो फेथ इन इंटेलिजेंस मीन्स, है ना, इंटेलिजेंस मतलब द पावर ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड बिलीविंग इट टू अंडरगो डीपर फैक्ट्स एंड टू मेक डिसीजन बाय वन सेल्फ वेदर राइट और रॉन्ग। तो इंटेलिजेंट, ये द फेथ इन इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर एक थिंकिंग होनी चाहिए कि आप लॉजिकली और मतलब सोच सके, है ना, फैक्ट्स है उनको जानने की कोशिश करें कि सही है कि नहीं है, वो सारे डिसीजंस आप ले सकें। नेक्स्ट हमको देखना है रिनाइंसेस ऑफ यूरोप। तो रिनाइंसेस का मतलब क्या होता है? रिनाइंसेस का मतलब होता है रिन्यूअल ऑफ यूरोप आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मोड्स इन द 14th टू 15th सेंचुरी। तो 14th से 15th सेंचुरी के बीच में जो नए चेंजेस आए यूरोप के आर्ट और लिटरेचर में, जिसका प्रभाव जो उनका क्लासिकल मोड्स था उसका भी उसमें प्रभाव पड़ा, उसको रिनाइंसेस कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या पहलू थे, है ना, कौन से मेन पॉइंट्स थे जिसमें ये चेंजेस आए, उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको देखना है आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन। तो आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है, विचारधारा संबंधित। तो जो लोगों की विचारधारा थे उसमें सबसे पहले चेंज लेके आया गया। तो विचारधारा, आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब क्रांति। तो इन 15th सेंचुरी रिनाइंसेस ऑफ यूरोप को रिलेट्स विद आइडियल रिवोल्यूशन। तो 15th सेंचुरी में जो रिनाइंसेस है यूरोप में, उसको किससे रिलेट किया जा रहा है? आइडियल रिवोल्यूशन के साथ, मतलब जो लोगों की विचारधारा में चेंजेस के साथ। तो एंशिएंट एपिक्स इन लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन एक्सेट्रा have been converted into local languages and studies of those started freshly। तो जो एंशिएंट एपिक्स थे, जो महाकाव्य थे यूरोप के, जो कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में हुआ करते थे, जो कि बहुत कम लोगों को पढ़ना लिखना आता था, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया गया? लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि जो लोकल पीपल है वो भी उनसे अवेयर हो सके, वो भी उनको जान सके। तो इनकी जो स्टडीज है वो फ्रेशली स्टार्ट हुई, मतलब एक नए तरीके से स्टार्ट हुई। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन लार्ज नंबर वॉज वेरी ईजी एंड एट लो कॉस्ट इन दैट टाइम। तो अब क्या हुआ उस समय, ठीक है, उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एकदम अच्छे तरीके से एकदम चल रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ, जो प्रिंटिंग मशीन्स हैं वो थी, तो इससे क्या है, जो बुक्स है उसको लार्ज नंबर में इजीली अवेलेबल किया जा सकता था लोगों के बीच में, और वो भी क्या है, एकदम लो कॉस्ट में। देयरफॉर प्रोपेगेंडा ऑफ नॉलेज वाज फास्ट because of knowledge of ancient ideas and modern views, the ideal revolution got a new direction। तो प्रोपेगेंडा ऑफ नॉलेज मतलब, प्रोपेगेंडे का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन या आइडिया दैट मे बी फॉल्स, ठीक है, प्रोपेगेंडे का मतलब ये होता है। तो जो फॉल्स नॉलेज था जिसको लोग सही मान के चलते थे, उसको अब सुधारा जा रहा था, ठीक है। तो ये एकदम फास्ट तरीके से हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो एंशिएंट आइडियाज और मॉडर्न व्यूज है उसका मिक्सअप हो रहा था, ठीक है। जो एंशिएंट आइडियाज है ना, और जो मॉडर्न व्यूज है, और उससे मिला के, है ना, एक नए तरीके का एक आइडियाज बनाए जा रहे थे, एक नई तरीके का मतलब नॉलेज गेन किया जा रहा था। और इसी से क्या है, जो आइडियल रेवोल्यूशन जो है उसको एक नया डायरेक्शन मिला। एज द एंशिएंट एपिक बिलीफ इन इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट ऑफ मेटेरियलिज्म इन कंप्लीट लाइफ एक्सेट्रा स्टार्टेड टू फाइंड रूट्स इन यूरोप। तो एंशिएंट एपिक्स में जो है इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा था, और मॉडर्न व्यूज में क्या है, जो मेटेरियलिज्म, कंफर्ट है, ठीक है, जो कॉमन लाइफ में जो है मेटेरियलिज्म की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मेटेरियलिज्म का मतलब होता है जो हम भौतिक सुख सुविधाएं जो होती है ना, उसको कहा जाता है। तो ये जो है जो यूरोप है उसमें नई तरीके से बदलाव आ रहे थे उसमें। तो डिफरेंट कल्चर ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फाइन आर्ट, स्कल्पचर, साइंस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द चेंजेस ऑफ व्यू। तो दो अलग अलग जो कल्चर्स हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, फाइन आर्ट हो गया, स्कल्पचर्स वगैरह जो बनाते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, और साइंस, ये सारी जो चीजें मिलके जो लोगों का जो व्यू है उसमें चेंजेस लाने लग गए। आर्टिस्ट हैव बीन मोस्टली डिपिक्टेड ह्यूमन इमोशंस एंड नेचुरल ब्यूटीज ऑफ नेचर इन देयर आर्ट पीस। और जो अब आर्ट पीस बनती थी उसमें जो ह्यूमन की इमोशंस है और नेचुरल ब्यूटीज है नेचर की, उसको वो लोग दर्शाने लग गए। साइंटिस्ट लाइक कोपरनिकस एंड गैलीलियो
establish new scientific explanation about universe by breaking olden beliefs. Example, earth revolves around the sun. तो नए नए जो साइंटिस्ट थे जैसे कि कोपरनिकस हो गया और गैलीलियो हो गया, इन्होंने नई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की है, मतलब जो साइंस में जो पहले चीजें गलत बताई गई थी उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया कि यूनिवर्स, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है यूनिवर्स से रिलेटेड। तो यूनिवर्स का पहले का ओल्डन बिलीफ ये था कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन, लेकिन फैक्ट क्या है, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, लेकिन पहले के लोग कुछ और चीजें माना करते थे, तो ये चीजों को उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया। These thoughts brought adverse effect in religious faith and gave rise to momentum in religious information. तो ये जो थॉट्स है, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उससे क्या है, एडवर्स मतलब बहुत इफेक्ट पड़ा रिलीजियस फेथ में, क्योंकि आप जानते होंगे डायरेक्ट जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी काफी हद तक रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी मतलब जो यूनिवर्स के बारे में जो ज्ञान होता है, जो स्टडी होती है, उसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, और एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष विज्ञान। तो शुरू से जो है सन मून ये लोगों की हम पूजा करते आए हैं, इनसे जुड़े हम बहुत सारी चीजें मानते हैं, तो इससे जो रिलीजियस फेथ में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आया और गेव राइज टू मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन। तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन मतलब रिलीजियस जो चेंजेस है उसमें भी इसने मोमेंटम गेन किया। तो अब हमको नेक्स्ट देखना है मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन। तो क्या क्या रिलीजन है ना, रिलीजन धर्म के प्रति जो है क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए, उनको हमको देखना है। तो यहाँ पे कोपरनिकस और गैलीलियो की पिक्चर दी गई है। तो रोमन कैथोलिक चर्च हैड अ ग्रेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इन मेडिवल यूरोप। तो मेडिवल यूरोप के टाइम में जो रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करता था उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था सोसाइटी पे। तो क्रिश्चियन हॉली बुक बाइबल वाज रिटन इन लैटिन। तो क्रिश्चियन की जो हॉली बुक है, द स्कैर्ड बुक है ना, वो किस में लिखी गई हुई थी, लैटिन लैंग्वेज में। तो कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। तो जो कॉमन पीपल थे, जो लोकल लोग थे, वो जो है लैटिन लैंग्वेज नहीं समझते थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, सम क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर एनकरेज मैल प्रैक्टिसेस। और इनका एडवांटेज लेके, इसका फायदा उठाते हुए, है ना, इग्नोरेंस मतलब उनकी अज्ञानिता, जो अज्ञानिता मतलब वो लैटिन लैंग्वेज नहीं जानते थे, उनको बाइबल में क्या लिखा नहीं पता था, तो इसका फायदा उठाते हुए कुछ जो रिलीजियस लीडर है, क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर है, वो क्या करने लगे, मैल प्रैक्टिसेस करने लगे। मैल प्रैक्टिस मतलब अनुचित व्यवहार करने लगे, आचरण दिखाने लग गए जो कि सही नहीं था। दे एक्सप्लॉइटेड पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। और धर्म के नाम पर वो लोगों का शोषण करने लगे। करप्शन वाज लीडिंग इन दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सो रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप अगेंस्ट करप्शन टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज। तो करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चर्चेस हैं, उनमें बहुत हद तक होने लगा। इसलिए जो है यूरोप में रिफॉर्मेशन है ना, जो रिलीजन धर्म के प्रति भी चेंजेस लाने की जरूरत थी। रिफॉर्मेशन मतलब चेंजेस। थिंकर्स ऑफ दैट टाइम रेज्ड वॉइस अगेंस्ट करप्शन प्रिवेलिंग इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और जो उस समय की जो थिंकर्स थे, थिंकर्स मतलब जो समाज में बदलाव चाहते थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, ये जो करप्शन है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हो रहे थे। देन बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इन लोकल लैंग्वेज सो दैट लोकल पीपल कुड रीड इट। तो अब क्या हुआ, जो बाइबल है उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया ताकि जो लोकल पीपल है उसमें क्या लिखा है उसे पढ़ सके, और जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो उनको गलत गलत बता रहे हैं, गलत गलत समझा रहे हैं, उनको वो सही जान सके। तो जर्मन रिलीजियस लीडर मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गेव हिज ओपिनियन। तो वैसे ही एक रिलीजियस लीडर है, जर्मन रिलीजियस लीडर, जिनका क्या नाम है, मार्टिन लूथर। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, और अपने ओपिनियन, अपने विचार जो है लोगों के प्रति लोगों को बताया। इन दैट ही टोल्ड द पीपल, you people should read the Bible and understand the elements of religion, not believe in religious leader। तो उन्होंने क्या बताया, अपने विचारधारा में क्या बताया कि तुमको क्या है, बाइबल को खुद पढ़ना है और उसमें क्या लिखा गया है धर्म के प्रति उसको खुद आपको देखना है, ना कि जो रिलीजियस लीडर जो बोल रहे हैं उसको आपको सही जानना है। He challenged the religious leader Pope for independent power and also protested against the religious settlements and prevailing malpractices। और उन्होंने चुनौती दी, चैलेंज किया जो रिलीजियस क्रिश्चियन लीडर पॉप हुआ करते थे उनको, कि वो इंडिपेंडेंट पावर लेके कैसे हैं
है ना, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया जो रिलीजियस सेटलमेंट बना के रखा था उन्होंने, और जो वहाँ पे जो मैल प्रैक्टिसेस हो रहे थे, अनुचित आचरण जो वो लोग दिखाते थे उसके खिलाफ। सो हिज बिलीवर्स वे कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। सो इसलिए उनके जो बिलीवर्स हैं, उनका जो साथ देने वाले हैं, उनको जो है उनकी जो बात मानने वाले हैं, उनको क्या कहा जा रहा था, प्रोटेस्टेंट्स। ड्यू टू रिलीजियस रिफॉर्मेशन पॉप बिकम लेस पावरफुल। और ये जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुए, जो चेंजेस आए, उसके बाद जो है पॉप जो है, ठीक है, जो क्रिश्चियन लीडर्स हुआ करते थे वो क्या हो गए, कम पावरफुल हो गए। सम यूरोपियन रूलर्स आल्सो डिनाइड टू फॉलो द एम्पावरमेंट ऑफ पोप। और जो कुछ जो यूरोपियन रूलर्स हैं उन्होंने भी मतलब मानने के लिए इनकार कर दिया जो पॉप है उनका एम्पावरमेंट, मतलब पॉप सर्वोच्च है, सुप्रीम है, इसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। और उसमें से एक कौन था, किंग हेनरी एट्थ, ठीक है, किंग हेनरी एट्थ। इन दिस वे द रिलीजियस रिफॉर्मेशन लेड टू मॉडर्न आइडलिज्म एंड थॉट्स एंड इनिशिएटेड अवेयरनेस इन यूरोप। और इस तरीके से क्या हुआ, जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुए, चेंजेस हुए, उससे क्या हो गया, जो मॉडर्न आइडलिज्म है, ठीक है, विचारधारा है, जो सोच है, और लोगों के प्रति क्या है, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई गई यूरोप में। तो अब हमको नेक्स्ट देखना है नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेसी। तो नेशनलिज्म जो एक एक जो एक राष्ट्र की जो भावना होती है उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। और ऑटोक्रेसी, राइज ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी वो एक गवर्नमेंट होती है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का पावर चलता है। तो इसमें क्या चीजें हैं ये अभी हम देखते हैं। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी द नोबल लॉस्ट देयर पावर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किंग ग्रू। तो 16th सेंचुरी के आते आते जो नोबल्स हुआ करते थे उनके पावर क्या हो गई, खत्म हो गए, और जो इम्पोर्टेंस है किंग की, है ना, जो राजा की इम्पोर्टेंस है वो क्या बढ़ने लगी। इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ जियोग्राफिकल एरिया विद सेम लैंग्वेज, हिस्टोरिकल कस्टम, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल गिव बर्थ टू अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो अब एक पर्टिकुलर जो एरिया है, जो जियोग्राफिकल एरिया है, एक ग्रुप है पीपल का जो सेम तरीके का लैंग्वेज बोलते हैं, उनका कस्टम्स जो है वो एक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वेलफेयर जो है वो एक है, इससे क्या है, एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्र की भावना लोगों के मन में आने लगी। एंड ग्रेजुअली ऑल द पावर्स वाज ट्रांसफर्ड टू द किंग एंड ही बिकेम सेंट्रलाइज्ड द मोस्ट डोमिनेंट। और धीरे धीरे क्या हुआ, सारे जो पावर्स है वो किसके पास चले गए, किंग के पास चले गए, और वो क्या बन गया, सेंट्रलाइज्ड पावर बन गया, एक मुख्य पावर बन गया, और वो लोगों के से को डोमिनेट करने लग गया, मतलब उनपे राज करने लग गया। फॉर दिस रीजन इम्परलिज्म इवॉल्व इन यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एक्सेट्रा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो इम्पीरियलिज्म है, इम्पीरियलिज्म मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे रिच और पावरफुल कंट्री जो है वो अदर कंट्रीज को क्या है, कंट्रोल करती है, ये जो यूरोप में इसका प्रचलन होने लग गया। तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जो है नेशनल स्टेट कम इन इनटू एंटिटी, तो ये एक स्टेट बन के रह गए, तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन है वो। द एवोल्यूशन ऑफ दिस नेशनल स्टेट हैड एन इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एरा। और ये जो एवोल्यूशन है एक नेशनल स्टेट का, है ना, उसका क्या है, मॉडर्न एरा का जो यूरोप है उसमें बहुत ही महत्व है। तो नेक्स्ट हमको देखना है ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे पॉज करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा आपको समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।